हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 7 दोस्त एक रोड ट्रिप पर निकले और वो सभी जोधपुर जा रहे थे। बीच में उज्जैन के पास एक दिन रुककर आराम किया और दूसरी सुबह वहां से निकल गए। और दोपहर को जंगल से गुजरते वक्त उन्होंने गाड़ी रोकी और बारी बारी से सभी कपल्स बाहर चले गए। विवान अकेला था तब उसे दौरा पड़ा और वो ख्वाब देखने लगा जिसमें उसने एक पुराना गांव देखा, वहाँ के एक महल देखा, एक राजा और उसकी प्रजा देखी। जैसे विवान होश में आया तब तक शाम हो चुकी थी और उसके दोस्त गायब थे। किसी से उसका कांटेक्ट ना हो सका और वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। अब आगे विवान अब सभी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हुआ पर कोई नहीं मिला। भूख से बेहाल हो चुका विवान और भी परेशान होने लगा। शाम से अब रात के 11 बज गए थे। विवान जंगलों में उन्हें ढूंढता आगे बढ़ रहा था। अचानक दूर से छोटी सी रोशनी दिखाई दी और विवान उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। मन में एक आशा की किरण जाग उठी और वो आगे ही बढ़ता गया। विवान थोड़ी देर तक चलता रहा और वो उस रोशनी के पास पहुंच गया और देखा तो एक छोटा सा गांव था जहां छोटे और कच्चे घर थे। सभी घरों के आसपास काले और लाल रंग की अजीब सी रंगोली बनाई हुई थी, मानो जैसे किसी प्रकार की रेखा हो। और सभी घरों के दरवाजे पर अजीब सी तावीज और रक्षा कवच बांधे हुए थे। ये सब विवान को थोड़ा अजीब सा लगा और उसका ध्यान गया एक घर पर जो खुला और उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और उस व्यक्ति ने विवान को इशारा करते तुरंत अपने घर के अंदर बुलाया। विवान अंदर चला गया और उसने देखा उस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक जवान लड़की थी जो इसी बूढ़े व्यक्ति की बेटी थी। वो विवान को देखते ही उसकी आंखों में खो गई। विवान भी उसे देखता ही रह गया। उसे जिंदगी में पहली बार एक अलग सा एहसास हुआ था, पर उसने अपने आप को संभाला और उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह उसके सारे दोस्त गायब हो गए और उन्हें ढूंढता हुआ वो यहाँ तक आ गया। आधी रात हो चुकी थी। विवान बहुत भूखा था पर वो बता नहीं रहा था, पर वो बूढ़ा व्यक्ति समझ गया था और उसने अपनी बेटी से कहकर विवान के लिए खाना लगवाया। तुरंत वो लड़की ने विवान को खाना परोसा। विवान ने खाना खाया और उसने कहा, अंकल थोड़ा और खाना होगा तो मुझे बांध कर देंगे आप? मेरे दोस्तों के लिए, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा, और थोड़ा पानी भी दे दीजिए। और खुद इस एहसान के लिए मूल्य चुकाने हेतु जैसे ही विवान ने वॉलेट बाहर निकाला, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ के इशारे से विवान को रोका और अपनी बेटी से कहा, सुबह जब ये यहाँ से जा रहा होगा तब उसे खाना और पानी बांध कर दे देना। इतना सुनकर विवान चौंक गया और वो बोला, नहीं नहीं अंकल, मुझे अभी निकलना होगा। मेरे दोस्त अगर आ गए होंगे तो मेरी चिंता कर रहे होंगे। तो तुरंत ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े आवाज में कहा, नहीं। और उसकी तेज चमकी हुई आंखों को देख विवान रुक गया। वो बुजुर्ग फिर बोला, तुम अभी कहीं पर नहीं जाओगे, समझे? सुबह निकल जाना। इस तरह से उस व्यक्ति ने मानो जैसे विवान को हुक्म दे दिया हो। पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, विवान ने कहा। वो जो भी हो, पर तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, ऐसा उस बुजुर्ग ने कहा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति के रवैये के कारण विवान को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर वो अपनी चिंता के कारण शांत हुआ और रात वही ठहर गया। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति विवान के पास आकर बैठा। वो लड़की भी उसके पास में बैठ गई। उस लड़की का नाम वसुंधरा था और उस बूढ़े व्यक्ति का नाम वराम जी था। वराम जी ने कहा, बेटा तुम इस जंगल के बारे में नहीं जानते और तुम्हारे दोस्त वापस नहीं आए होंगे।
इसका मुझे विश्वास है। यहाँ एक शैतानी आत्मा का प्रकोप है और वो यहाँ के लोगों को और राह चलते मुसाफिरों को बंदी बनाता है और 3 सवाल पूछता है। ऐसा सुनने में आया है आज तक उसके उस 3 सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं देता सोचने के लिए। जो उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता वो उन्हें मौत के घाट उतार देता है, और जो कोई भी उसके सवाल का जवाब दे दे वो उस पर एक विधि करेगा, जिसके कारण उसने कई वर्षों से इसी तरह हमें और कई अन्य लोगों को परेशान कर रखा है। जो व्यक्ति उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता वो उनके दिल निकाल लेता है और उनकी लाश को जंगल में खंडर के पास वाले कुएं में डाल देता है। सुना है उसकी विधि पूरी होने के बाद वो बहुत सी काली शक्तियों का स्वामी बन जाएगा, जिस कारण उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मृत शरीरों को अपनी काली विद्या की शक्ति से उन्हें वापस उठाएगा और अपना गुलाम बनाकर सेना तैयार करेगा, एक राक्षसी सेना जो दुनिया पर अपना काला साम्राज्य फैलाएगी, जिसका वो सम्राट बनेगा। बस इसके लिए उसे एक यज्ञ करना होगा, जिसमें वो जवाब देने वाली व्यक्ति पर विधि करेगा और यज्ञ में आहुति देगा। सुनकर विवान ने गुस्से से तुरंत वरम जी से कहा, तो आप ये सब कैसे जानते हैं? और अगर आप जानते हैं तो पास के किसी शहर के पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं कहते? लोगों के मरने की या गायब होने की कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? और अगर आप ये सब जानते ही हो तो ये भी जानते होंगे कि किस तरह उसका खात्मा हो सकता है। और इतना सब बताते हुए भी आप इतने शांत क्यों बैठे हो? अरे हाँ, आप दोनों बाप बेटी तो सही सलामत हो ना, फिर चिंता की किस बात की? क्यों, है ना? दूसरे मरते हैं तो मरने दो, आपको थोड़ी ना कुछ घुमाना है। मुझे ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानी लग रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त कहीं पर किसी और कारण से अटक गए होंगे या रास्ता भटक गए होंगे। ये सब सुनते ही वसुंधरा मानो मन विवान को पसंद करने लगी थी। उसका चेहरा अब थोड़ा गुस्से वाला हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वरम जी ने विवान से कहा, तुम्हें भले ही ये सब मनगढ़ंत लगता हो, तुम्हारे एक सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा कि मैंने क्या खोया। तो सुनो, मैंने मेरा जवान बेटा गुमाया है, और सिर्फ मैंने ही नहीं, इस गांव के हर घर से कोई ना कोई गुम हुआ है। इसलिए तो सभी ने अपने घर के बाहर तावीज, रक्षा कवच और अभिमंत्रित रेखा बना दी है, और हम सभी के गले में एक अभिमंत्रित रक्षा कवच बंधा हुआ है, जिस कारण वो हमें दिन को कुछ नहीं कर पाता, पर रात होने पर हमें भी बाहर जाने की मनाही है, और हम रक्षा कवच और अभिमंत्रित रेखा के घेरे में सुरक्षित है। इसी कारण तुम्हें यहाँ रात रोक लिया है मैंने। सालों पहले एक सिद्धि तांत्रिक जो बहुत दूर से आए थे, जिन्हें हम में से कोई एक व्यक्ति शहर जाकर उनके बारे में जाना और हमारी ये समस्या बताकर यहाँ पर लाए थे। उन्होंने ऐसे कई परेशानियों का सामना किया था और वो खुद गए थे उस खंडर में उस राक्षस का सामना करने, पर वो उन पर भी भारी पड़ा और अपनी शक्तियों के कारण वो किसी तरह से बचते बचते वो भाग निकले और यहाँ आकर हमें उसकी सारी बातें बताई जो मैंने तुम्हें अभी बताई थी। उन्होंने हमें कहा कि वो उसका सामना करने को सक्षम नहीं है, वो एक सहाय कर सकते हैं। ऐसा कह के उन्होंने सभी को रक्षा कवच और सभी के घर बाहर अभिमंत्रित रेखा बनाई और वहाँ पर भी तावीज़ और कवच लगाया। इसके बावजूद भी उन्होंने हमें उससे दूर और बचे रहने को कहा और शाम के बाद किसी भी कारण बाहर निकलने से मना किया। हम सब हमारा काम दिन को करके वापस शाम होने से पहले घर लौट आते हैं। वरम जी ने आगे कहा, उस राक्षस की बहुत सी बातें हमने हमारे बुजुर्गों से सुनी थी और उस वक्त वो सिद्धि तांत्रिक आए थे। वह कैसे मरेगा, किस तरह मरेगा, ये कोई नहीं जानता, पर उसे अपना यज्ञ पूरा करने हेतु ऐसी बलि चाहिए
जो 32 गुणों से युक्त हो, कोई 32 लक्षणों वाला व्यक्ति हो। व्यक्ति ही उसके सवालों का जवाब दे पाएगा और उसके यज्ञ की आहुति बन पाएगा। और आज के युग में ऐसे व्यक्ति मिलना मुश्किल तो क्या असंभव समान है, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति तो पहले ही हो चुका है, अब कहाँ से हो। विवान अब थोड़ा शांत हुआ और अपने गुस्से वाले बर्ताव के लिए माफी मांगी और वो वहीं पर रात ठहर गया। सुबह होते ही वो वहां से निकल गया तो वरम जी और वसुंधरा भी उसके साथ मदद करने साथ में चलने लगे। ये देख विवान को अच्छा लगा। वो लोग काफी दूर तक चलते रहे, झाड़ियों के बीच गुजरते रहे और फिर तीनों उसी रास्ते पर आ गए जहां विवान और उसके दोस्तों की गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी वहीं पर थी। विवान ने वहां पर चेक किया तो सब वैसे का वैसा ही था और विवान, वसुंधरा और वरम जी दूसरी ओर जाकर विवान के दोस्तों को ढूंढने लगे। थोड़ी देर तक चले होंगे कि उन्हें एक चीख सुनाई दी। वो लोग उस चीख की तरफ दौड़े। उन्होंने आगे जाके देखा कि खून से लथपथ हालत में प्रिया भागकर आ रही थी। प्रिया जोरों से रो रही थी और वो खूब डरी हुई थी। विवान तुरंत उसके पास जाकर प्रिया को संभाला और बाकी के लोगों के बारे में पूछा। उसकी यह हालत कैसे हुई ये पूछा। प्रिया ने जो कहा वो सुनकर विवान के होश उड़ गए। इसे आगे कहानी हमारी सीरीज विक्रम के तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए हमारे चैनल MRN हॉरर टेल्स के जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।